देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान में पेट्रोलियम की कीमतों में हालिया होशरुबा इजाफा है, जिसने पहले ही महंगाई के बोझ तले दबे हुए अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। आलमी कशीदगी के असरात अब बराह रास्त पाकिस्तान तक पहुँच चुके हैं और हुकूमत को सिर्फ चंद दिनों के अंदर तेल की कीमतों में नुमाया इजाफा करना पड़ा है। सवाल ये है कि इस फैसले के पीछे असल वजूहात क्या हैं और आने वाले महीनों में इसके अवामी ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब होंगे। यहाँ एक अहम सवाल ये भी है उठ रहा है कि वाकई हुकूमत के पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि जब हुकूमत के नुमाइंदों से सवाल किया जा रहा है तो उनका मौक़िफ़ ये सामने आ रहा है कि आवाम शुक्र करे कि कीमतों में सिर्फ 55 रुपये इजाफा किया गया है, वरना ये इजाफा 100 या 110 रुपये तक भी जा सकता था। लीगी एमएनए का बयान सुनिए और फिर सर पकड़िए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अपनी आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए 55 रुपए पर लीटर बढ़ा के फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। तो भाई 110 रुपए से हमने 55 रुपए बढ़ाए हैं ना। अगर 110 बढ़ा देते तो आप लोग क्या कर लेते? आप बताएं। वजीर आजम ने एग्जैक्टली वो यही तो मैं लेके आना चाह रहा था कि 110 बढ़ा लेते तो आप क्या कर लेते? हम कुछ नहीं कर सकते। अब सवाल ये है कि क्या आवाम को रिलीफ देने के बजाय इस तरह के बयानात देना किसी भी हुकूमत के लिए मुनासिब हिकमत अमली हो सकती है? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा सिर्फ पंप तक महदूद नहीं रहता, बल्कि इसके असरात पूरे माशी निज़ाम पर पड़ते हैं। पाकिस्तान के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में तेल की कीमतों का बराह रास्त और बिल वास्ता असर बुनियादी तौर पर ट्रांसपोर्ट और खुराक की कीमतों के जरिए जाहिर होता है। जब डीजल और पेट्रोल महंगा हो जाता है तो ट्रांसपोर्ट के अखराजात भी बढ़ जाते हैं, जिसके नतीजे में अशिया खुर्दोनोश की तरसील महंगी हो जाती है। इसका मतलब ये है कि आने वाले महीनों में आटा, सब्जियां, फल और दीगर ज़रूरी अशिया की कीमतों में मजीद इजाफा देखने को मिल सकता है। माशी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो पाकिस्तान में महंगाई की शरह आइंदा महीनों में 9 से 11% तक पहुंच जाएगी और पाकिस्तान में एक महंगाई का ऐसा तूफान आएगा जो थमने का नाम नहीं लेगा। हुकूमत के कुछ रहनुमा गुज़िश्ता दिनों ये दावा कर रहे थे कि पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी कामयाबी से आगे बढ़ रही है और आलमी सतह पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ मजबूत हो रहा है, लेकिन जैसे ही आबनाए हुर्मुज़ बंद होने का खदशा पैदा हुआ, पाकिस्तान को फौरी तौर पर कीमतें बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ा, जिससे सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारी मईशत वाकई इतनी मजबूत है कि आलमी झटकों का मुकाबला कर सके। दूसरी जानिब हमारा ही पड़ोसी मुल्क भारत है, जिसको अमरीका ने रूस से तेल खरीदने की इजाज़त दे दी है, जिसके बायस भारत को निस्बतन सस्ता तेल दस्तयाब हो रहा है। सुने ये बयान। The Indians had been very good actors. We had asked them to stop buying sanctioned Russian oil this fall. They did. They were going to substitute it with U.S. oil. But to ease the temporary gap of oil around the world, we have given them permission to accept the Russian oil. We may unsanction other Russian oil. You know, सवाल ये है कि इसके मुकाबले में हम कहाँ खड़े हैं। पाकिस्तान के पास इस तरह के मुतबादिल ज़राए महदूद हैं। अब सवाल ये है कि लीगी हुकूमत के नारे महज खोखले नारे थे और दुनिया के किसी कोने में भी जंग के बादल मंडलाते हैं तो नुकसान पाकिस्तान को ही हमेशा भुगतना पड़ेगा। सवाल ये भी है कि जंग ईरान की है, लेकिन क्या ईरान में भी इस तरह से जो है वो पेट्रोल की कीमतों में कोई फ़र्क पड़ा है? फिर सवाल यही है कि क्या महंगाई पे कोई वहाँ फ़र्क आया है? तो लोग सवाल करते हैं कि बाकी दीगर ममालिक, खलीजी ममालिक हो या ईरान ख़ुद हो जो कि इस वक्त हालत जंग में है, वहाँ कोई असरात उस तरह के मुरतब नहीं हो रहे जिससे लगे कि जी माशी सूरत हाल कमज़ोर हो रही है। तो फिर पाकिस्तान में ऐसा क्यों हो रहा है जो हालत जंग में नहीं है इस वक्त ईरान, इजराइल और अमरीका की इसमें बिलवास्ता या बिलावास्ता? इसी सब पे बात करेंगे। मेरे साथ सबसे पहले मौजूद हैं सेनेटर बहरमन तंगी साहब हैं PMLN से, मेरे साथ उसामा हमजा साहब हैं MNA हैं PTI से, और मेरे साथ सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। सबसे पहले मैं सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब की तरफ जाऊँगी। मौला बख्श चांडियो साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सेनेटर साहब, ये जो हम देख रहे हैं कि इस वक्त अफसोसनाक सूरत हाल से पाकिस्तान दो चार है, 1, 2, 3, 4 रुपये नहीं, यकदम 55 रुपए जो है वो बढ़ा दिए गए हैं फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमतों में, जिस पे मुस्लिम लीग नून की रहनुमा अब से कुछ देर पहले आप देख रहे होंगे फरमा रही थी कि शुक्र करें 110 या 100 रुपये नहीं बढ़ाए, 55 ही बढ़ाए हैं। पाकिस्तान इस वक्त क्यों मुतासिर हो रहा है, जबकि बहस ये चल रही है तमाम
حلقوں میں کہ جی یہ پیٹرول تو جو اس وقت بیچا جا رہا ہے جس میں پیسے بڑھا دیے گئے 55، یہ تو پہلے کا خریدا گیا ہے، پہلے کا اسٹاک ہے، اب آئندہ جو خریداری ہوتی اس پہ سمجھ آنا تھا، اب اگر ہو گیا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے بحران ہے، اب تو پوری دنیا کو یہ بحران لپیٹ میں لے گا، کیونکہ اس میں امریکہ اور اسرائیل ملوث ہیں، تو ان کے اتحادی اور ان کے جو سون ہے، لیکن میں کوئی بین الاقوامی معاملات کا ماہر نہیں ہوں۔ جو حالات ہیں میں پاکستان کو دیکھتا ہوں، اگر پاکستان کے سرحدوں کے قریب ہی اگر کوئی بحران ہے تو لامحالہ پاکستان سے ضرور متاثر ہوگا، اور خاص طور پہ جو ملک سیاسی طور پر غیر مستحکم ہو، جہاں سیاسی استحکام نہ ہو، وہ تو اس کا تو مقدر ہے بحران، اور ایک بحران نہیں کئی بحران، پاکستان کئی بحرانوں کے گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی نجات فرمائے، آسانی فرمائے پاکستان کے نصیبوں میں، لیکن میں اس بات کہنے میں گھبراتا نہیں ہوں کہ اس حکومت میں کوئی سیاسی بلوغت کا تو ثبوت نہیں دیا ہے۔ ابھی تیل کے معاملے میں ان کے اپنے وزیروں نے بیان کیے کہ بھائی ہمارے پاس تو بڑے عرصے کا تیل پڑا ہوا ہے، تو پھر اتنی جلدی میں ایک دن میں اتنا مہنگا کر دینا، لوگوں کو پریشانی مبتلا کرنا، یہ تو کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ تو لوگوں کو خود بے چینی میں مبتلا کرنا ہے۔ لوگوں کا بے چین ہونا پاکستان کی اس حکومت کے لیے جو کہتے ہوں گے ہوگا بھی، یہ بے پناہ مضبوط ہے، ہوگا، میں مان لیتا ہوں، لیکن یہ بے چینی اس حکومت کو بھی بڑا پریشان کرے گی۔ سر اس میں ایک اور بھی بات ہے، کیا یہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی سن رہے ہیں کہ ایک اور بم پیٹرول حکومت تیار کر رہی ہے؟ اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ جن ممالک اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں وہاں ایسا کچھ نہیں ہو رہا، پاکستان میں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ دیدی ایسا نہیں ہے، دیدی ایسا نہیں ہے۔ ابھی میں نے 5 منٹ پہلے سنی ہے خبریں، خود ایران میں بھی انہوں نے تیل کی ترسیبات پر حملے کیے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ بھی بحران بڑھے گا۔ لیکن آپ دیکھ لیں، اگر تیل پیدا کرنے والے ملکوں میں ہی بحران پیدا ہو گیا تو ہم پیدا کرنے والے تو نہیں ہیں، ہمیں تو فراہم کیا جاتا ہے۔ ہماری تکلیف کا لامحالہ ہونا بڑا ہونا ہے، اور ہمیں بحران میں مبتلا ہونا ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا۔ میں سینٹر بہرمند تنگی صاحب آپ کی طرف آتی ہوں۔ سینٹر صاحب، قیمتیں آپ نے ہوش ربا بڑھا دی ہیں، اس سے مہنگائی کا ایک طوفان آئے گا سر۔ آخر کار کیوں اتنی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، جبکہ یہ ماہر معیشیات کہتے ہیں سارے کہ جی یہ جو پیٹرول تھا یہ تو ہم نے کم پیسوں میں خریدا تھا، تو پھر یہ اس پہ ایک دم سے پیسے کیوں بڑھائے جو اسٹاک ہے ابھی ہمارے پاس 3 مہینے کا؟ اور وہ کہتے ہیں کہ جی اب آئندہ آنے والے دنوں میں جو پرچیزنگ ہونی تھی اس پہ سمجھ آ رہا تھا کہ اگر پیسے بڑھتے تو۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جہاں تک پیٹرول کی قیمتوں کی جو زیادہ بن گئی ہے، اور اس کے بارے میں آپ کا جو سوال ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دیکھیں، جب پورے خطے کو جنگ نے لپیٹ میں لیا ہے اور پورے خطے میں جنگ چھڑ گئی ہے، تو اگر روٹین سے کوئی حکومت اور پیٹرول کی قیمت بڑھاتے ہیں تو پھر آپ کو بھی اور مجھے بھی حق ہے، چاہے اپنی حکومت ہو یا اپوزیشن میں اگر آپ ہیں تو ہمیں حق ہوتے ہیں کہ ہم احتجاج بھی کریں، اور ہم نے احتجاج کیا بھی ہے کہ روٹین کے آپ اگر اتنا زیادہ قیمت بڑھاتے ہیں، لیکن جب پورے خطے کو جنگ نے لپیٹ میں لیا ہے، جنگ چھڑ گئی ہے، اور اس میں اگر 110 کی تقریباً آئی تھنک مجھے جو پتہ ہے کہ 110 روپے بڑھانا چاہیے تھا، لیکن حکومت وقت نے، پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے کوشش کی ہے کہ ہم 110 نہیں بلکہ 55 روپیز ڈیزل میں اور پیٹرول کے لیٹر میں اضافہ کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیے روٹین کی نہیں ہے کہ اس نے قیمت بڑھائی ہے، اور کون سی حکومت ہوگی کہ وہ عوام پر بے جا اتنا بوجھ ڈال دے، لیکن جب حالات ایسے بن جاتے ہیں تو ان حالات میں پھر اگر قیمت نہیں بڑھاتی ہے یا آنے والے دنوں کے لیے ایک حکومت اسٹریٹجی نہیں بناتی ہے تو پھر کیا کریں گے؟ یہ تو خدا کرے کہ پاکستان، رشیا، چائنا، ترکی، سعودی عرب اپنا ایک رول پلے کرے اور جنگ زیادہ نہ بڑھے، لیکن ایسا اللہ نہ کرے۔ لیکن اگر جنگ طول پکڑ لیتے ہیں اور پھر 5-6 مہینے تک یہ جنگ چڑھ جاتی ہے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ انرجی کرائسس ہوگی، انفلیشن کرائسس ہوگی، پیٹرول کی قیمت بڑھیں گے، مختلف چیزیں مطلب کہ مختلف مشکلات سامنے آئیں گے۔
لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اور اسی طرح چائنا بھی کوشش کرے کہ جنگ کو ختم کرے اور بیٹھ کے میز پر متے کے ٹیبل ٹاکس کے ذریعے اپنے جو مسائل ہے اس کو ریزالو کریں. سر مگر اس میں بڑا مودبانہ سوال یہ ہے کہ آپ نے تو قانون ہی چینج کر دیا ہے نا کہ اب ہر ہفتے جو ہے وہ قیمتیں دیکھ کے جو ہے وہ اتار چڑھاؤ اس کو اگر بڑھائی جائیں گی. 15 تک انتظار کر لیتے آپ تھوڑا سا. اور پھر دوسرا یہ کہ سر جب عالمی مارکیٹ میں جب مندی بھی عالمی مارکیٹ میں جب کمی بھی ہوتی ہے قیمتوں کی تو تب ہمارے یہاں کمی نہیں ہوتی. ہم نے ماضی قریب میں دیکھا ہے کہ کتنی دفعہ پیٹرولیم کے پرائسز عالمی قیمتوں میں عالمی منڈی میں کم ہوئے لیکن اس وقت ہمارے یہاں نہیں کم ہوئے پاکستان میں. تو پھر اس وقت بھی تو ریلیف دیا کریں نا عوام کو. بالکل آپ کی بات سے میں بالکل متفق ہوں کہ جب عالمی منڈی میں تیل کی قیمت کم ہو جاتی ہے تو حکومت وقت کی ایک مورل پروفیشنل رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ بھی اس تناسب سے اپنے ملک میں قیمتیں کم کر دے اور عوام پر بوجھ کو بھی کم کرے. لیکن بالکل اسی طرح اس حکومت نے بھی مختلف اوقات میں قیمتیں کم کی ہے. جب عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت کم ہو جاتی ہے تو اس نے اپنے عوام پر بھی بوجھ کم سے کم ڈالنے کی کوشش کی ہے اور قیمتیں کم کی ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے جو حکومت تھی پی ٹی آئی کی, آپ اس وقت کی جو فوٹیج ہے یا جو تقاریر ہے اور جو سلیکٹڈ پرائم منسٹر نے کی تھی یا اس وقت جب ان کے خلاف عدم اعتماد آ رہا تھا تو اس سے تقریباً ایک ہفتے پہلے اس کے فینانس منسٹر اور اس نے مل کر جو ایک پریس کانفرنس کیا تھا کہ اس وقت جو قیمت ہے یہ 310-350 روپے تک پہنچ سکتی ہے ایک مہینے بعد. تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت سے لے کے ابھی تک جو پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اس نے جو پرائسز تھی اس نے مینٹین رکھا. اس نے کوشش کی ہے کہ وہ کم سے کم بوجھ ڈالے عوام پہ. لیکن ابھی جو جنگ کے وقت ہے اور جنگ میں اگر 55 روپے فی لیٹر اضافہ ہو چکا ہے تو ہم پی ٹی آئی والے لوگ نہیں ہے کہ ہم جو مشکل ہے ان کو عوام تک نہ پہنچا دے یا جو اب غلطی ہے اس کو ایکسیپٹ نہ کرے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ جو 3-4 کنٹریز ہیں وہ مل بیٹھ کر ان حالات کو قابو میں رکھے, حالات کو سازگار رکھے, جنگ کو کم سے کم رکھے, جنگ کو ختم کرے. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ جب عالمی مارکیٹ میں قیمتیں کم ہو جائے گی تو پاکستانی حکومت, پاکستان مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے وہ عوام پر بھی اس مناسبت سے قیمت اور جو بوجھ ہے وہ کم کریں گے. چلیں ٹھیک ہے, میں آپ دونوں کی بات کو ہی بڑھاتے ہوئے اسامہ حمزہ صاحب کی طرف جاؤں گے, اپوزیشن سے. جی سر, آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ 55 فی لیٹر روپے قیمت بڑھا دی گئی اور پھر اس وقت کی بھی باتیں ہو رہی تھی, آپ کے دور کی بھی اگر بات کی جا رہی تھی حکومت تو کہتی ہے کہ ہمارا احسان مند ہو کہ ہم نے 110 روپے 100 روپے نہیں بڑھائے, 55 روپے ہی بڑھائے. جی بالکل, بہت 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 ہم تو ممنون ہیں جی, پوری قوم ممنون ہے, پوری قوم ان کی ممنون ہے جی. انہوں نے تو بہت کرم کیا, انہوں نے تو جی ہم تو ڈوب رہے تھے, انہوں نے ریسکیو کر دیا. یہ میرے بھائی یہ مولا بخش چانڈیو بھائی نے کچھ سچ بولے ہیں, اعتراف کیے ہیں, خوش آئند ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے یہ پیچھے پہ ہم کیوں ملبہ ڈالتے ہیں. یہ انہوں نے سلیکٹڈ وزیر اعظم کا محترم بہرامند تنگی صاحب نے, تو میں بتا دوں وہ جس کو یہ سلیکٹڈ کہتے ہیں اس کے دور میں تو جب 108 لیٹر تھا, 110 لیٹر تھا اس کی پر بیرل, تب 151 تھا ریٹ. اب 60-62 کے اوپر اگر 322 پر 300 اور پھر اس کو 55 پہ بڑھا دینا, تب تو یہ پوسٹر لے کے آتے تھے 2 روپے کی اضافے کے بعد کہ اگر 2 روپے اضافہ ہے تو وزیر اعظم چور ہے, تو 55 روپے اضافے کے اوپر یہ کیا فرمائیں گے. بات یہ نہیں ہے رضا بہن, بات یہ ہے میں بڑے مؤدبانہ انداز میں میرے سے بہت سینئر ہیں یہ بہرامند تنگی صاحب جو ہیں, یہ نون سے ان کا تعلق ہے. نون میں ابھی بھی راجہ ظفر الحق صاحب ان کے چیئرمین ہیں, انتہائی زیرک اور دردمند انسان. آپ ان سے رہنمائی کیوں نہیں لیتے؟ آپ جاوید ہاشمی سے رہنمائی کیوں نہیں لیتے؟ آپ سعد رفیق کو کیوں نہیں پوچھتے؟ آپ کا تو قبلہ کعبہ ہی کچھ اور ہے. پرابلم یہ ہے اس وقت ان کے سینے میں دل نہیں ہے, پتھر سے بھی سخت کوئی چیز ہے. ادھر آگ لگی ہوئی ہے, صرف رمضان کی وجہ سے انہوں نے تھوڑا سا وقفہ کیا ہے,
اور محترمہ ہماری جو قوم کی ماں ہے، ان کی چیف منسٹر ہیں پنجاب کی، وہ عید کے فوراً بعد، رمضان المبارک کے بعد ہارس اینڈ کیٹل شو کا انعقاد کرنے جا رہی ہیں لاہور میں 3.5 ارب کی لاگت سے، اور 60 کروڑ روپیہ اس کی اناگرل سیریمنی پہ ہوگا۔ روم جل رہا تھا، نہرو بانسری بجا رہا تھا۔ ملکہ سے پوچھا جی روٹی نہیں ہے؟ ملکہ نے کہا وہ آپ ڈبل روٹی کھا لو، آپ کیک کھا لو۔ یہ کن حالات میں میرے بھائی ہم رہ رہے ہیں؟ لوگ مر رہے ہیں بھوک سے، افلاس سے، پولرائزیشن بڑھ رہی ہے۔ ہمارے مولا بخش چانڈیو بھائی پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، یہ سچ بولتے ہیں، پورا سچ نہیں بولتے۔ ملک ایک سٹیٹ کے اندر تعلیم، انصاف اور صحت، تینوں چیزیں پرائیویٹائز کر دی ہیں۔ جس کے پاس پیسہ ہے انصاف لے لے، جس کے پاس پیسہ ہے تعلیم حاصل کر لے، اور جس کے پاس پیسہ ہے وہ اپنا باقی تیسرا، وہ جو آپ کو پتہ ہی ہے جو انصاف کا کیا عالم ہے، تعلیم کا اور صحت کا۔ یہ خدارا پاکستان ایک حقیقت ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ حاصل ہوا۔ بابا قوم نے ایک ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ ہم اگر اپنی پالیسیاں اپنی بنائیں گے تو پھر تو ٹھیک ہوگا، لیکن اگر 17 سیٹوں والوں کو اگر ہم حکومت دیں گے تو وہ ان کے لیے، ان کو پتہ ہے کہ جنہوں نے حکومت دی ہے وہ تو عوام کو تو نہیں سوچیں گے۔ یہ اس وقت ایران کے اندر جو صورتحال ہے، حلفاً کہتا ہوں اس جیسی یہ ایک وہ کربلا برپا ہے یہ جدید دنیا کے اندر، جس کو ہم صرف بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اور اسرائیل اور امریکہ کو اگر یہاں تک پہنچنے کی جرت ہوئی تو ہمارا وہ اکارڈ کے اندر شامل ہونا تھا۔ میں مطالبہ کرتا ہوں فی الفور اس اکارڈ سے باہر آیا جائے، جس کے بارے میں اسحاق ڈار صاحب فرماتے ہیں۔ میں ان کو آپ کو ان کی سٹیٹمنٹ بھیج دیتا ہوں، ان کا ویڈیو بیان دے دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو امریکہ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، اس نے اگر اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کر لیا، ہم نے ڈائریکٹ اسرائیل کے ساتھ تو نہیں معاہدہ کیا۔ یہ تسبیح کے تانے ٹوٹنے نہ دیں۔ غزہ میں جتنی انسانی حقوق کی پامالی، جو ظلم و بربریت اس دنیا میں ہو سکتا تھا وہ انہوں نے کیا، لیکن خدارا ایران پاکستان کی بقا کی جنگ لڑا ہے۔ ہمارے ایرانی بھائی ایمان اور یقین سے مسلح ہیں، وہ کبھی بھی رجیم چینج آپریشن کو قبول نہیں کریں گے۔ نئے رہبر جو ان کے منتخب ہوئے ہیں، میں ان کے درازی عمر کی دعا دیتا ہوں۔ خامنئی صاحب ایک فرشتہ صرف انسان، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے۔ وہ ان کی بیٹی، ان کا بیٹا، ان کی نواسی، پورا خاندان اللہ کو پیارا ہوا۔ یہ جو نئے رہبر اعلیٰ بنے ہیں، یہ میرا گمان کہتا ہے انشاءاللہ جس طرح سے ویتنام کے اندر، افغانستان کے اندر امریکہ نے دھول چاٹی تھی، انشاءاللہ یہ ایران، یہ جو دور جدید کا جو اس وقت طاغوت ہے، انشاءاللہ اپنے انجام کو پہنچے گا۔ خدا کے لیے آپ پاکستان میں سوچیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ ہمارے اللہ تللے نہیں ختم ہو رہے۔ ہم 10.5 ارب پہ پی آئی اے بیچتے ہیں، 11 ارب روپے کا جہاز لے لیتے ہیں، جیٹ جہاز، وی آئی پی، ماڈرن، اور 90 لاکھ پہ ایک پائلٹ اور 1 کروڑ 20 لاکھ پہ دوسرا پائلٹ۔ کہاں سے تنخواہیں جائیں گی ان کی؟ قوم کے خزانے سے۔ آپ کو حضرت ابوبکر صدیق کا میں واقعہ سناتا ہوں۔ مدینے کی ریاست، مدینے کی ریاست کی بات کر رہے ہیں۔ ایک عام شخص آیا، اس بندے نے کہا میں نے خلیفہ وقت سے ملنا ہے۔ اس بندے نے کہا وہ جو بوڑھا آ رہا ہے وہی ہے خلیفہ۔ ان کے پاس گیا، ان سے کہنے لگا محترم خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق سے مخاطب ہوا، آپ کی کوئی سیکیورٹی نہیں۔ انہوں نے کہا میں اگر اپنی سیکیورٹی کروں گا قوم کی حفاظت کون کرے گا؟ ہمیں تو اپنی جانوں کے لالے پڑے ہیں۔ آفرین ان ایرانیوں کے اوپر جنہوں نے، جو اوپر سے میزائل گزرتے ہیں اور نعرہ تکبیر ان کے نیچے سے ان کے بلند ہوتے ہیں۔
जिनको मरना नहीं आता तुंगी भाईजान, उनको जीना भी नहीं आता। ठीक हो हम गया। मरना सीख लेंगे, खुदा की कसम से जीना भी आ जाएगा। जिनको मरना नहीं आता उनको जीना नहीं आता। जी ठीक हो गया, बिल्कुल। मैं सेंटर मौला बख्श चांडी साहब आपकी तरफ आऊंगी। मौला बख्श चांडी साहब, ये बिल्कुल ये बात तो वैलिड बनती है और पूरा सोशल मीडिया इसी बात पे उमड़ आया है कि जी अगर इतनी महंगाई है और इतना मसला है, इतना लाले पड़ गए पेट्रोल के, तो भाई सबसे पहले तो आप हुकूमती जो वुज़रा हैं, जो सरकारी अफसरान हैं, जितने भी लोग इस वक्त मौजूदा सिस्टम में, जितने भी अक्रॉस द बोर्ड वो मुफ्त पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाते हैं, मराते ले रहे हैं पेट्रोल की सूरत में और दीगर सूरतों में, वो बंद कर दें। ऑटोमेटिकली मुल्क जो है चल जाएगा। आम आदमी जिसके पास ऑलरेडी पैसे की लाले पड़े हुए हैं, उसकी 30,000 अगर 25,000 तनख्वाह है, वो उसमें कहाँ से मैनेज करेगा ये इतना महंगा पेट्रोल। वो बच्चों को स्कूल छोड़ने जाएगा, वो अपने काम पे जाएगा, वो कोई घर के कामकाज के लिए इस्तेमाल करेगा, क्या करेगा, वो किस तरह मैनेज करेगा? आप ठीक कह रहे हैं, आप दुरुस्त कह रही है। मैं ऐसा कुछ नहीं कहता कि ये कोई आइडियल दौर है। वैसे ही परेशानियां थी, लेकिन इस जंग की हालत ने तो और परेशान कर दिया है। सीधी बात सही है, हमें कंट्रोल करना चाहिए अपनी शाह खर्चियों पर। और जो सरकारी लोगों को पेट्रोल दे रहे हैं, वो उसका रिकॉर्ड तो देखिए, मैं हुकूमत में रहा हूँ, मुझे पता है वो किस अंदाज से पेट्रोल दे रहे हैं, पेट्रोल के बदले कितना खर्चा करते हैं, मैं जानता हूँ। हमें किनात करनी चाहिए, हमें कंट्रोल करना चाहिए, ये बातें आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन मैं कह रहा हूँ जहाँ सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, वहाँ जिंदगी के हर शोबे में आपको इस्तेहकाम नजर नहीं आएगा। यहाँ सियासी इस्तेहकाम नहीं है, बराए नाम अब कहने को हुकूमत है और आप कहते हैं हमें हुकूमत का हिस्सा नहीं है। हम जमहूरियत के बचाने का हिस्सा है, हमने जमहूरियत बचाई है। और जो आप मेरे दोस्त अभी तनकीद कर रहे थे, मौला बख्श चांडी, वो पीपल्स पार्टी के हैं, सच नहीं पूरा बोलेंगे। हाँ, आप और आपके खान साहब सारा सच बोलते रहते हैं, हर वक्त दुरूद शरीफ करते रहते हैं, तलावतें करते हैं। आपने तो झूठ बोला ही नहीं, कभी नहीं बोला झूठ से। एक वादा भी आपने कौम के साथ पूरा नहीं किया। अब मैं अभी बोलना नहीं चाहता। अब अभी आपको क्या बोलूं? भला एक सवाल का जवाब दे दे, कौन से डॉलर राउंड का दरवाजा आपने खोल दिया है? ये हम दरवाजे तोड़ेंगे, ये करेंगे। आपके बस में बात नहीं है, आपको बातें बनानी आती है, आप बातें बनाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आइडियल सूरत हाल है, हमने साथ दिया है। आप इस मुल्क को गैर मुस्तजब कर रहे थे, यहाँ जमहूरियत खत्म हो जाती। पीपल्स पार्टी जमहूरियत को मजबूत करने के लिए हुकूमत का साथ दिया है, बाकी पॉलिसियां क्या गलत होगी वहां तरकीब करेंगे, इसकी क्या बुराई है? उसमें कोई गलत बात तो हम नहीं कह रहे। ठीक हो गया। सेंटर बैरमन तंगी साहब, सेम ये सवाल है भाई, आप लोग अपने खर्चे बंद कर देना, अपने फ्यूल जो आप लोग ले रहे हैं फ्यूल के मद में माहाना सरकारी अफसरान, हाँ, जो मरात ले रहे हैं आप, और ये जो जितने भी वुज़रा हैं, जितनी काबीना है, सबके बंद कर दें, क्योंकि माशाल्लाह वो तो अफोर्ड भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा वो भाई, मेरी वो बहन, मेरे वो माँ बाप के जितने जो है इस वक्त लोग बुजुर्ग जो इस वक्त मुल्क में कहीं उनके घर में अगर रोटी के लिए नहीं है, उनका कोई कमाने वाला 30,000 रुपए की नौकरी कर रहा है, मेरे वो आम लोग, आम आदमी, अगर आम इंसान जो है वो इतने उस पर तनख्वाहों पर है जिससे उसका गुजर बसर ही बहुत मुश्किल से हो रहा है, उस पर क्यों ये बोझ डाल रहे हैं सर? उससे क्या कसूर किया है? अगर आप मुझे 2 मिनट देते हैं तो मैं आपके सवाल की तरफ बाद में, लेकिन मैं जो पीटीआई के साथी है, मैं उसके सवाल को जवाब देना चाहता हूँ। मैं आपके सवाल का जवाब बिल्कुल दूंगा। देखिए, मेरे भाई ने कहा था कि 17 सीटों वाले ने ये किया, 17 सीटों वाले हुकूमत ने ये किया, तो मैं अपने भाई को याद दिलाना चाहता हूँ और आपके चैनल के तवस्सुत से उनको आईना भी दिखाना चाहता हूँ। अगर ये इस आईने में देख लें, 17 सीटों वाले ने, मरकजी हुकूमत ने 2025 में पूरी दुनिया ने मेरी हुकूमत, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने उनकी हुकूमत को, मेरे प्राइम मिनिस्टर को, पीर मार्शल आसिम मुनीर साहब को बहुत इज्जत दी है। इस्लामी ममालिक ने, हमसाई ममालिक ने और तरक्याता ममालिक ने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को और पाकिस्तानी हुकूमत को रिकग्नाइज करके पाकिस्तान की अहमियत को महसूस करते हैं। और आज पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पे हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पे हैं,
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब पे है। जिस कंट्रीज के पहले सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर विजिट करते थे तो उस मुल्क में उसने पाकिस्तान की तमाम लीडरशिप को चोर, डाकू, लुटेरा कहकर, फिर उसके बाद जब उसने कहा था कि मैं कर्जा नहीं लूंगा, मैं कचकोल तोड़ूंगा, तो फिर उस हुकूमत के सामने कचकोल रख के भीख मांगते थे और उस मुल्क से वो खाली हाथ वापस आते थे, लेकिन उस मुल्क में अपनी मुल्क को बदनाम करके वापस आ जाते थे। लेकिन आज अगर प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जिस मुल्क में जाते हैं, उस मुल्क के सरबराहान अगर उस मुल्क में कोई आलमी मीटिंग्स होते हैं, पूरी दुनिया की सरबराहान प्राइम मिनिस्टर की, जो इस बंदे की बकौल के 17 सीटों वाले वज़ीर-ए-आज़म है, आज पूरी दुनिया का महवर बन चुका है। आज 2025 से लेके आज तक पाकिस्तानी हुकूमत का और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का किरदार पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया है। आप पंजाब में 17 सीटों वालों को देख ले कि शर्म आती है इन लोगों को कि चीफ मिनिस्टर मरियम बीबी के बारे में ये कहते हैं। पूरी दुनिया आज मुतारिफ है, उसने पूरी दुनिया में साबित किया कि शी इज द चीफ मिनिस्टर एंड शी इज कैपेबल फॉर दिस पोजीशन। उसने साबित किया, उसने पंजाब की आवाम को उनकी दहलीज पर उनका हक पहुंचाया, लेकिन उनको बात करने के अलावा इनके पास है नहीं। अभी मैं आता हूं आपकी 95 सीटों वाली वजीर आला की, जो एक करप्ट, एक सियासी नाबालिग, एक निकम्मा, एक सियासी ना समझ चीफ मिनिस्टर, जो कौम के सामने खड़े होकर कहते हैं कि मुझे तो वोट इसलिए नहीं दिया कि मैं अवाम की खिदमत करूं, मैं सूबे से दहशतगर्दी का खात्मा करूं, मैं हेल्थ के लिए काम करूं, मैं एजुकेशन के लिए काम करूं, मैं गरीबों के लिए काम करूं, मैं तो मुजरिम कैदी 804 की रिहाई के लिए मुझे वोट दिया है। आज खैबर पुख्तनख्वा में 17वां साल है जो कि आज जो 95 अरब डॉलर जो कर्जा था आज 900 अरब रुपए तक पहुंच गया। 800 अरब रुपए हमने वार एंड टेरर के लिए दिए थे जो कि उसका कुछ पता नहीं है। आज हमने 2 अरब रुपए पेशावर ब्यूटिफिकेशन में और 2 अरब रुपए तिरा मुतासिरीन के लिए दिए थे जो कि उसमें कम से कम 2-2.5 अरब रुपए की उसने करप्शन किए। तो मैं 95 सीट वाली हुकूमत के बारे में आपको बता दूं कि आपका चीफ मिनिस्टर आज तालिबान रिजीम का नुमाइंदा बन गया है। वो सबूत मांगते हैं। अगर यूनाइटेड नेशन कहते हैं कि वहां पर अफगानिस्तान की जमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, यहां पर अगर खुदकुश हमले होते हैं उसमें जो मुर्दार होते हैं वो तालिबान रिजीम है, अगर यहां पर खुदकुशी दहशतगर्दी में पकड़ जाते हैं वो अफगान नमक हराम होते हैं। लेकिन आपका निकम्मा चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि सबूत दे दे। आपका नालायक स्पोक्स पर्सन कहते हैं कि टीटीपी तंजीम जो है वो दहशतगर्द तंजीम नहीं है। तो मैं 95 सीट वाली हुकूमत के बारे में मैं कौन कौन से कारनामे आपको बता दूं। आपको मैं बता दूं कि आज सैदर्न जोन के लोग शाम के मगरिब के अजान के बाद लोग घरों से नहीं निकलते हैं। 80% इंक्रीज हो चुके हैं दहशतगर्दी, जिसमें नमक हराम अफगानी शामिल है। लेकिन आपका नकम्मा चीफ मिनिस्टर, आपका करप्ट चीफ मिनिस्टर, आपका सियासी नाबालिग चीफ मिनिस्टर, आपका नालायक चीफ मिनिस्टर आज भी वो तालिबान रिजीम का नुमाइंदा बन के कहते हैं कि अफगानियों को मत निकालो। जो अफगानी मेरी प्रॉपर्टी पे काबिज है, जो अफगानी मेरी बिजनेस पे काबिज है, जो अफगानी मेरी क्राइम में इन्वॉल्व है, जो अफगानी मेरी दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है, आपकी पार्टी और आपका चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि अफगानियों को मत निकाले। ये आपकी 95 सीट वाली चीफ मिनिस्टर है। लेकिन मेरी 17 सीट वाला चीफ मिनिस्टर और मेरा 17 सीट वाले प्राइम मिनिस्टर आज पूरी दुनिया में सियासत का महवर बन चुका है। लेकिन बदकिस्मती से आपको शर्म नहीं आती है, आप बातें करते हैं, आप सिर्फ इल्जामात लगाते हैं। आइए आपको मैं चैलेंज करता हूं इस चैनल के तवज्जो से मेरे साथ टॉक शो पे बैठे 1 to 1, और मैं आपको चैलेंज करता हूं जो अगर बिलियन सोनामी ट्री में एक रेंडमली डिस्ट्रिक्ट लेते हैं, अगर बीआरटी का लेते हैं, अगर मलंजम के लेते हैं, अगर कोहिस्तान स्कैंडल को लेते हैं, करोड़ों रुपए की करप्शन आज तक आप कर रहे हैं और उसमें मुजरिम कैदी 804 की रिहाई के लिए कौम की दौलत को जो 18 अमेंडमेंट के बाद जो अरबों रुपए है वो मुजरिम कैदी 804 की रिहाई पे खर्च करते हैं, वो स्ट्रीट मूवमेंट पे खर्च करते हैं, वो जलसों पे खर्च करते हैं, वो जुलूसों पे खर्च करते हैं। और आपका निकम्मा चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि मुझे तो लोग वोट इसलिए नहीं दिया कि मैं आवाम की खिदमत करूं, मुझे तो वोट दिया इसलिए कि मैं मुजरिम कैदी 804 की आंख पर सियासत करके उनकी रिहाई के लिए काम कर दूं। शर्म नहीं आती आप लोगों को? आप लोग ये सोच रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं?
नहीं क्यों बस करूं? आपको आईना दिखाता हूं और इस आईने में आप देख करके, इस आईने में आप अपना चेहरा देख करके मुझे जवाब दे दे कि आप 95। अच्छा ठीक है, अब मेरे सवाल का जवाब भी दे दें। ठीक है बहरमन तंगी साहब, मेरे सवाल का भी जवाब दे दें। चले, ये आपने रिबटल दे दिया उनका। जी आप मुझसे मुखातिब नहीं नहीं, मैं बहरमन तंगी साहब से कह रही हूँ। बहरमन तंगी साहब मेरे सवाल का भी जवाब दे दें। आपने रिबटल दे दिया उनका, मेरे सवाल का जवाब भी क्विकली दे दें। जी अभी आपके सवाल आदमी है, अपनी जुबान पे सवाल की तरफ जो मैं आता हूँ, अपनी जुबान पे गौर करें। आप इतने हाइपर क्यों हो रहे हैं? मैं हाइपर नहीं हूँ, मैं हाइपर नहीं हूँ। मैं आप जैसे लोगों की जो चेहरा है, मसा शुद्ध चेहरा, उस पे मुझे तरस आता है कि आप झूठ बोलते हुए आपको एहसास ही नहीं है कि हम क्या बोलते हैं। आप मेरे साथ अच्छा, 1-to-1 टॉक शो करें, मुआवजे ना करें। बहरमन तंगी साहब मेरे सवाल का तो जवाब दे दें, बस करें। शाम को तशरीफ लाएं, मेरे पास अफ्तारी करें, आके बैठेंगे। मैं अफ्तारी की नहीं, टॉक शो पे आवाम के सामने हम दोनों बैठ के, आवाम के सामने, आवाम को सब पता है। 3 दफा आवाम को तो यही पता है, आवाम को यही पता है कि मुजरिम कैदी 804 की पार्टी जो है वो उसकी आंख पे सियासत करते हैं। पूरे पाकिस्तान को पता है। अच्छा मेरी बात सुनिए, कि आप लोग इमरान की आंख पर सियासत करते हैं और उसकी आंख पे सियासत होल्ड ऑन, सब्र रखें, तसल्ली रखें। बहरमन तंगी साहब मेरे सवाल का जवाब दे दें अब बस। उसामा साहब 1 मिनट, उसामा साहब वो 1 मिनट 30 सेकंड है आपके पास। बहरमन तंगी साहब मेरे सवाल का जवाब दे दें। काबिल नहीं हो। देखिए बात यह है कि आपका जो सवाल है, है, 1 मिनट सबर कर ले। अगर इन हर्जों को कम कर लें तो आवाम पे जो मुश्किल है, आवाम की मुश्किल को अपने स्क्रीन चार्ट के पास रख लिया। इनकी मुंह को देख लें, इनकी मुंह को देख लें, इनकी बातों को देख लें। इसको मैं क्या जवाब दूं? वो तीर की जो मेरे नामा से इनको जवाब दे दूं? तुम्हारी जुल्फ तक पहुंची तो हुस्न कहलाई। अच्छा 1 सेकंड, मेरे सवाल का जवाब दे दो। अगर आप फिर के साथ बात करते हैं तो मेरे सवाल, अगर आप दोनों बात करेंगे इकट्ठा तो कैसे पता चलेगा? महमूद खान किधर है? आपकी गोदी में जवाब दे रही। महमूद खान तो आपका था, परवेज सटप भी आपका था, असद उमर भी आपका था, असद उमर भी आपका था, गंडापुर भी आपका था। अभी जो नालायक ने कहा ये भी आपका है। आप लोगों को शर्म नहीं आती है? अगर आपको शर्म आ जाती है अगर बोलते रहेंगे तो फिर नहीं। मैंने माइक बंद कर दिए आप दोनों के, एक एक करके मैं बात कर सकती हूँ। उसामा भाई आप 2 मिनट दें मुझे, सिर्फ 30 सेकंड है आपके पास। बहरमन तंगी साहब आपके पास 30 सेकंड है, आप पहले मेरे सवाल का जवाब दें, मेरे सवाल का जवाब दें। जी बहरमन तंगी साहब देखिए जहां तक आपका सवाल का, मेरे सवाल का जवाब दें। मैं 100% आपसे एग्री करता हूं कि मुश्किल वक्त में अगर आवाम पे मुश्किल आ जाती है तो इस मुश्किल को जो गवर्नमेंट गाड़ी है, जो वज़रा है, जो ब्यूरोक्रेसी है, उन पे 50% नहीं, उन पे 2-3 महीनों के लिए पेट्रोल बिल्कुल बंद करना चाहिए, ताकि अगर आवाम मुश्किल में हो तो आवाम को, गरीब आवाम को मुश्किल में नहीं डालना चाहिए। तो कौन करेगा सर? हुकूमत में तो आप बैठे, कौन करेगा? मैं ये कह रहा हूं कि हुकूमत को फैसला करना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को फैसला करना चाहिए कि बिल्कुल जो गवर्नमेंट की तरफ से करोड़ों अरबों रुपए की पेट्रोल है, इस पे कम से कम वापस करना चाहिए। 90% पेट्रोल खत्म करना चाहिए, 10% को पेट्रोल दे दें, खत्म करें। ठीक है, चले ठीक हो गया, ठीक है, चले सर बहरमन तंगी साहब ओके, ठीक है, डन हो गया। मैं उसामा साहब आपकी तरफ आती हूँ। उसामा भाई का बंद करो इतना माइक यार। उसामा भाई मैं आपकी तरफ आऊंगी अब आप बोले। सेट बहरमन तंगी साहब की मैंने बात सुन ली। जी नहीं, मैं इनको बोले नहीं दूंगा, मैं इसको बोले नहीं दूंगा, इसलिए कि इसने मेरे फ्लोर पे मुझे डिस्टर्ब किया, मैं इसको बोले नहीं दूंगा। नहीं आपकी बात हो गई थी, मुकम्मल हो गई थी, बस आपने 8 मिनट बोले, देखे तो टाइम तो देखे। उसामा साहब का माइक खोल दे अब। जी उसामा साहब, इनको शर्म नहीं है, इनको मालूम नहीं है, इनको उसामा भाई का माइक खोल दो यार, बहरमन तंगी साहब का खोल दो। उसामा भाई का जी, उसामा साहब ये बेशर्मों को ये बात करते हैं तो इनको यार ज़बान प्लीज, रमजान है भाई, शो है, लाइव शो है, नेशनल टीवी पे बैठे में। जी उसामा भाई देखो, आपको कम से कम जुबान का तो लिहाज करना चाहिए। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जो आपको कोई इखलाक के दायरे से गिरी हो। हेलो जी उसामा भाई आप बोलिए, जी फरमाइए। अब रीता बहन बात ही है, खुदा के लिए अगर कोई दलील से बात करे उसका तो जवाब है।
ایسے तोते की तरह से रट्टी रटाई बातें करते हैं। ये इनको ये करे ना वापस 11 अरब रुपए का जो जहाज लिया है, ये पाबंदी लगाए ना मेलों ठेलों पे जो हॉर्स एंड कैटल शो के ऊपर 3.5 अरब रुपए लगाने जा रहे हैं। ये इन्होंने पंजाब के अंदर लाखों लोगों के चालान किए और 2 दिन के बसंत के अंदर उड़ा दिए। ये कहाँ का है? ये कहाँ की जमहूरियत है? ये तो वो मलका ने कहा था कि रोटी नहीं है तो आप केक खा लो। ये तो वो जमहूरियत है। ये देखें, खुदा के लिए लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, लोगों की मायूसी का ये आलम है, लोगों से तो उनके ख्वाब छीने जा रहे हैं। ये बहरामन तंगी साहब अगर सेनेटर बन गए हैं, ईवान बाला में बैठे हैं, खुदा के लिए इस तरह की कानून साजी करते होंगे जिस तरह से यहाँ पे बोल रहे हैं ना, ऐसे ना करें खुदा के लिए। धीमे 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 इस वक्त मुल्क जिन क्राइसिस का शिकार है, जिन हालात का शिकार है, पूरी कौम को यकजान होना होगा। मौला बख्श चांडियो भाई ने कहा है कि अदम इस्तेहकाम है सियासी, किस वजह से है? इंसाफ के साथ इलेक्शन नहीं हुआ। आइन को रेस्टोर करें, आइन को वो जो 1973 का मुतफिक आइन था उसको रेस्टोर कर, उसका तो चेहरा मसक करके रख दिया है पीपल्स पार्टी और नून लीग ने। 26वीं तरमीम, 27वीं तरमीम, कानून आइन खत्म, सरजमीन बे आइन जैसी कैफियत है यहाँ पे जंगल का कानून नाफिज है। खुदा के लिए देखें, हमने अपना मुल्क बचाना है, खुद ये हमारी अफवाज पाकिस्तान हमारे माथे का झूमर, लेकिन खुदा के लिए ऐसी किसी लड़ाई में ना आए जिससे हमने बातिल कुव्वतों को तकवीत देनी है। आज भी इस्लामाबाद के अंदर कंटेनर लगे हैं। मुझे खौफ आता है कि कोई ऐसा उल्टा सीधा ये गैर दानिशमंदाना फैसला ना कर दें। पाकिस्तानी कौम के दिल ईरानी अवाम के साथ धड़कते हैं। वहाँ पे जो 170 बच्चियाँ शहीद की गई हैं, वो हमारे इन जाली हुक्मरानों से, हमारे बादशाहों से और डिक्टेटरों से पूछे कि बीजी जुम्बिंग कुतलत किस वजह से मारा गया हमें, क्यों? सिर्फ अमेरिका बहादुर की खुशनुदी के लिए? इसहाक डार साहब फरमाते हैं कि जी जनाब, हमने तो अमेरिका के साथ मायदा किया, उन्होंने आगे से इसराइल के साथ कर लिया। आपको पता नहीं अमेरिका का कैरेक्टर क्या है? उनका गोद पीता बच्चा, दूध पीता बच्चा है इसराइल, नाजायज रियासत है। परवेज मलिक साहब जो हमारे पेट्रोलियम के मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं कि 13 अरब का पेट्रोल स्मगल हुआ है। मैंने करवाया? हु इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन? किसकी हुकूमत है? क्या एक्शन लिया? IMF कहता है 53 अरब रुपए का ढांचा लगा है, और 5300 अरब रुपए का ढांचा पूरे करने के लिए ये पेट्रोल 55 पर बढ़ाया गया है। कहाँ तक निचोड़ेंगे? ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया उसामा हमजा साहब, आपका खत्म हो गया टाइम। सेनेटर बहरामन तंगी साहब आपका, सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब आपका, तीनों मेजबानों का शुक्रिया। इसी के साथ मेजबान अपनी मेजबान से दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।